Hello everyone, I am Navneet. Welcome you to Gills Mentor e-learning channel. आज आप अपना की है इंडियन पॉलिटी दा नेक्स्ट टॉपिक करांगे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम लाइक पटवारी, पीपीएससी, पीट्रिपलएसपी एंड अदर एग्जाम्स लाइक एसएससी, एनटीपीसी एंड इवन यूपीएससी। तो अज का टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला जिन्होंने इस तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया है वो की है चैनल को सबसक्राइब करेंगे एंड बैल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि तुम्हें रेगुलर की है नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड सैकेंड थिंग एज यू ऑल नो कि पटवारी का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया है पटवारी एग्जाम के लिए। तो जो भी इंटरस्टेड है वो की है गिल्स मेंटोर की वैबसाइट पर जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो अज का अपना टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। उसका अपना मेन टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स जो कि अपने कवर होंगे है पार्ट 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के और आर्टिकल्स कि कवर करता है 12 to 35। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 12 to 35 की है अपना फंडामेंटल राइट्स है। अज का टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला मैं एक बार जो अपना प्रीवियस टॉपिक आप किया सिटीजनशिप आप देखी सी जो कि आती है पार्ट 2 और आर्टिकल किहड़े कवर करती है 5 to 11। सिटीजनशिप का टॉपिक किया से आप प्रीवियस लैक्चर के जो कि सैकेंड पार्ट के अंदर आता है और आर्टिकल्स किहड़े आते 5 to 11। वो एक बार जो फर्स्ट 3 आर्टिकल से 5, 6 एंड 7 मैं वो रिपीट कर रही हैं बिकॉज कुछ तो डाउट से उन्होंने आर्टिकल्स में रह के तो इसलिए मैं अज वो आर्टिकल्स की है रिपीट कर रही हूँ दोबारा 3 आर्टिकल्स 5, 6 एंड 7। सो पहला वो वाले आर्टिकल्स की आप डिस्कस कर देने दैन उस तो बाद ही अपना अज का टॉपिक की है स्टार्ट करांगे। तो अपना सिटीजनशिप का पहला आर्टिकल से आर्टिकल 5। ਹੁਣ ध्यान ਨਾਲ थोड़ा एग्जाम्पल के बेसिस से समझने की कोशिश करो। आर्टिकल 5 मैं तुम्हें कल दसिया सी कि आर्टिकल 5 की कहता है कि आर्टिकल 5 डील जो 5 है आर्टिकल वो डील करता है सिटीजनशिप के नाल किन्ना दी सिटीजनशिप के नाल जो कि डोमिसाइल्ड सीगे एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी। थोड़ा समझने की कोशिश करो उन्होंने जस्ट समझने की कोशिश करो। कल वैसे डिटेल के तुहानूं समझाता सीगा। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 के टाइम ते उस टाइम ते जो लोग इंडिया दे विच डोमिसाइल सीगे उन्हां दी सिटीजनशिप दे नाल डील करता है आर्टिकल 5। और आर्टिकल 5 दे विच जो डोमिसाइल्ड है हुण डोमिसाइल का मतलब की है। डोमिसाइल का मतलब है कि जो लोग इंडिया दे विच पैदा होया बर्थ होया जिन्हां दा ठीक है जो लोग इंडिया दे विच बॉर्न होया वो लोग डोमिसाइल से 1950 की गल हो रही है प्रेजेंट की गल नहीं हो रही है 1950 की गल कर रहे हैं क्योंकि जो आर्टिकल 5 है वो डील ही करता है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम की मतलब 1950 के नाल ही वो डील करता है। तो उस टाइम पर डोमिसाइल किनू मन्ना जाता सी एक तो जिन्हों का बर्थ होया सी जिन्हों का बर्थ होया सी इंडिया के उन्होंने एज एन डोमिसाइल मन्ना जाता सीगा या फिर जिन्हों के पेरेंट्स का बर्थ होया सी इंडिया के राइट या फिर जिन्हों के पेरेंट्स का बर्थ होया सीगा इंडिया के विच या फिर उन्होंने खुद का बर्थ होया सी इंडिया के विच उन्होंने की है डोमिसाइल कहा जाता है। सैकेंड थिंग है डोमिसाइल किनू मन्निया जाता सी 1950 की गल हो रही है 1950 के विच डोमिसाइल एक तो बर्थ नूं मन्निया जाता सी कि जो पैदा होया इंडिया के विच। सैकेंड थिंग इज अगर तुसी 5 साल 5 ईयर्स तुहानूं इंडिया के विच रिसाइड करते हुए हो गए 5 साल अगर तुहानूं इंडिया के विच रिसाइड करते हुए हो गया तो तुहानूं की है रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलेगा और रेजिडेंट सर्टिफिकेट ही होंदा है डोमिसाइल होंदा है। हुण 1950 दे विच 5 साल रिसाइड करते हुए किन्ना नूं होणगे 5 साल इंडिया के विच जो रह रहा होएगा 5 साल रहने तो बाद ही उन्होंने की है 1950 के विच उन्होंने रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलेगा जिन्हों की डोमिसाइल भी कहते हैं। तो 5 साल 1950 के विच कदों होणगे अगर कोई इंसान की है 1945 तो पहला इंडिया के विच आया होएगा राइट 1945 तो पहला कोई इंडिया के विच आया होएगा उसकी बर्थ की गल नहीं हो रही है बर्थ का अलग सीन है बर्थ अगर थोड़ा इंडिया के विच होया है तो तुसी की है डोमिसाइल्ड हो इंडिया के। सैकेंड थिंग है कि 5 साल अगर तुसी इंडिया के विच रह रहे होंगे तो तुहानूं रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिलेगा 1950 के विच और तुसी डोमिसाइल बने जाओगे। हुण 5 साल रहने के लिए की है तुहानूं 1945 तो पहला इंडिया आना पेगा। तो जो लोग 1945 या 1945 तो पहला इंडिया आए उन्होंने लोगों का ही की है 1950 के विच आके की है 5 साल कंप्लीट होए और उन्होंने की है डोमिसाइल्ड मन्निया गया। आई होप तुहानूं समझ आ रहा होएगा कि वो लोग आर्टिकल 5 की गल हो रही है। आर्टिकल 5 के विच जो लोग 1945 तो पहला इंडिया आए उन्होंने की है 1950 के विच डोमिसाइल मन्निया गया मतलब 5 साल उन्होंने होए उन्होंने रेजिडेंट सर्टिफिकेट मिला और उन्होंने की है डोमिसाइल मन्निया गया। तो उन्होंने ही सिटीजनशिप के नाल डील करता है आर्टिकल 5। चंगी तरह क्लीयर हो रहा है तुहानूं।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਉਹੀ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਜੋ ਤਾਂ ਬਾਏ ਬਰਥ ਡੋਮਿਸਾਈਲਡ ਹੈ ਔਰ 1945 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੈ। ਫਿਰ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਡੋਮਿਸਾਈਲਡ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ। ਆਰਟੀਕਲ 5 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡੋਮਿਸਾਈਲਡ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਰਾਈਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 5। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 6 ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? 6 ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 6। ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਨਾਟ ਡੋਮਿਸਾਈਲ। ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਲੋਕ 19 ਜੁਲਾਈ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮੰਥਸ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 6 ਕੀ ਹੈ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ। ਜੋ ਲੋਕ 19 ਜੁਲਾਈ 1945 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ 19 ਜੁਲਾਈ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣਗੇ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 6। ਆਈ ਹੋਪ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਐਂਡ 6 ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 7 ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਈਅਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਰਚ 1 1947 ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਰਚ 1 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਾਰਚ 1 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 6 ਮੰਥ ਰਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 7 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਕਦੋਂ? 1 ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 1 ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 5, 6 ਐਂਡ 7 ਅਗੇਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗੇਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 5 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ 1945 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਓਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 6 ਕੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਹੈ, ਜੋ 1948 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 7 ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੈਨ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ
बाद जो है पाकिस्तान तो वापस इंडिया आ गए, तो फिर उन्होंने की है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਣੇ 5, 6 ਐਂਡ 7। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਏ ਬਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਬਾਏ ਬਰਥ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਦੈਨ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਊਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੋ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਰਟੀਕਲ 9 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨੋ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਏ ਬਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਅਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, 1987 ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, 1950 ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹ 'ਚ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਔਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਏ ਬਰਥ, ਬਾਏ ਡਿਸੈਂਟ, ਬਾਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਏ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਬਾਏ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਏ ਬਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਏ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਬਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਏ ਡਿਸੈਂਟ। ਬਾਏ ਡਿਸੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਏ ਬਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਏ ਡਿਸੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮਦਰ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਏ ਡਿਸੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਥਰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 5-6 ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਾਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 7-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਲਈ। ਫੋਰਥ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੌਬ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 11 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ
पार्लीमेंट 'ਚ एक एप्लीकेशन लाएगा तो पार्लीमेंट ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ। ਫਿਫਥ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ। ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो इन मान लो ਹੁਣ ਭੂਟਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो जो भूटान के लोग है वो की है ऑटोमैटिकली उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये सीगा फिफ्थ मैथड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टैरेटरी। तो आई होप तुहानू 5 ਦੇ 5 मैथड क्लीयर हो गए होंगे कि सिटीजनशिप लैके दा सकता है बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नैचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टैरेटरी। तो आई होप तुहाडा प्रीवियस लैक्चर का जो भी डाउट सी किसी का भी वो क्लीयर हो गया होना। अगर फिर भी नहीं क्लीयर होया तो मैनू कमेंट दे विच कर दो, और क्लीयर होया तो मैनू ये भी प्लीज़ दस दो कि क्लीयर हो गया कि नहीं। सो ये तो सी अपने प्रीवियस लैक्चर की गल। हुण आपां आने अपने अज के टॉपिक की। अपना अज का टॉपिक की है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की है मैंशन ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल की है 12 to 35। नॉट एग्जैक्टली 12 to 35 आर्टिकल्स नहीं है, मैं आगे तुम एग्जैक्ट मैच कर दूंगी। जो फंडामेंटल राइट्स के नाल डील करते हैं वो किसी 14 तो लेके 32 ही है। पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 तो 35 ही होंगे, 12 तो 35 ही होंगे, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स के नाल डील करते हैं वो की है 14 to 32 ही है। आर्टिकल 14 to 32 वाले आर्टिकल सी फंडामेंटल राइट्स के नाल डील करते हैं, बट पार्ट 3 के अंदर 12 तो 35 आर्टिकल्स आते हैं। तो आप आज स्टार्ट करते हैं अपना फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जो आप प्रीवियस के विच कीता है उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज फंडामेंटल राइट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम के आता, स्पैशली तो UPSC के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं आप अज आप की है यही 12 तो 35 जो आर्टिकल्स हैं इन्होंने डिस्कस करांगे, कंप्लीट नहीं डिस्कस करांगे। अज आप सिर्फ की है 12 तो 22 12 to 22 आर्टिकल ही डिस्कस करांगे, बाकी दे 22 to लेके 35 जो आर्टिकल्स है आप नैक्सट लैक्चर के करांगे। अज आप एक ही पार्ट करांगे, सैकेंड पार्ट नैक्सट लैक्चर के करांगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक। सब तो पहला तो फंडामेंटल राइट लिया कि कंट्री तो गया है तो USA तो यदा सोर्स की है USA। डायरैक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स किहड़ी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो जो ले गए, सोर्स की है तो USA तो ये ले गए ने। सोर्स है फंडामेंटल राइट्स का USA। स्टार्ट करते हैं अपने अज के टॉपिक तो अज का अपना पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 एंड 13 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, कदे भी क्वेश्चन नहीं आता, ना ही मेरे ख्याल कदे आएगा, बट मेन टॉपिक में स्टार्ट करने तो पहला थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए है। पॉलिटिक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ एग्जाम देने नहीं, बेसिक ही तुम्हें वैसी नॉलेज होनी चाहिए कि तुम इंडिया के सिटीजन हो, तुम्हें सिटीजनशिप कितना मिल सकती है, तो अपने राइट्स की है, इन फ्यूचर भी तुम्हें लोड़ पै सकती है, या तो कोई पॉलिटिक्स के जाए इन फ्यूचर तो वो भी काम आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम के लिए। पॉलिटिक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर प्रोस्पैक्ट के लिए ज़रूरी है, वैसे ही नॉर्मल लाइफ के अपने पता होना चाहिए कि अपने इंडिया के अपने राइट्स की है। तो आर्टिकल तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12 की है। आर्टिकल 12 सब तो पहला डेफिनेशन दिंदा है स्टेट की। इन्हां तो क्वेश्चन नहीं आता, बस एक बेसिक जी नॉलेज ले लो कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिंदा है आर्टिकल 12। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब की है। आर्टिकल 12 स्टेट मतलब ये नहीं जो आप स्टेट है कि पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, की है नैक्सट जो यूटीज़ है, ये स्टेट का मतलब ये स्टेट नहीं है। ये स्टेट का मतलब की है, स्टेट जो आर्टिकल 12 लिखी गई है वो है गवर्नमेंट स्टेट है, पार्लीमेंट स्टेट है, एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स है जिन्हें भी लोकसभा राज्यसभा ये स्टेट ने, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये भी की है स्टेट ने। बाकी अपने जो भी बोर्ड्स ने, एक तो म्यूनसिपालिटीज़ है, पंचायत है, ये की है स्टेट के ही आते। इसी डेफिनेशन के सारी चीज़ों की है स्टेट दसिया गया है। क्वेश्चन नहीं आएगा बट बेसिक नॉलेज ले लो। एक म्यूनसिपालिटी पंचायत भी क्या स्टेट है, UPSC स्टेट PCS जो बॉडीज़ ने जो ये सब भी की है स्टेट ने। जो बाकी दी ऑर्गेनाइजेशन है जिदा ONGCs है, अपनी LIC है, ये भी की है स्टेट है। और कोई भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है, अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी है, कोई प्राइवेट कंपनी भी है, तो वो भी की है स्टेट के अंडर इंक्लूड होंगे। तो ये सारे कुछ की है स्टेट के अंडर इंक्लूड करने का की मतलब है।
तो आर्टिकल 12 ਦੇ स्टेट की डेफिनेशन क्यों दी गई है? स्टेट की डेफिनेशन इसलिए दी गई है क्योंकि अगर इन्हों विचों ये जो स्टेट मैंशन है आर्टिकल 12, इन्हों विचों कोई भी बॉडी, कोई भी प्राइवेट बॉडी, कोई भी पार्लीमेंट या गवर्नमेंट कभी भी इन फ्यूचर किसी भी फंडामेंटल राइट नूं वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट नूं वायलेट करता है, तो वो अगेंस्ट की है कोर्ट में केस हो सकता है। मतलब उस स्टेट के अकॉर्डिंग की है, स्टेट के उपर की है कोर्ट के केस हो सकता है अगर कोई भी स्टेट फंडामेंटल राइट नूं वायलेट करे। तो उस स्टेट की डेफिनेशन दी है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, पार्लीमेंट, लोक सभा, राज्य सभा, लैजिसलेटिव असैंबली, राइट, पंचायत, म्यूनसिपल, थोड़ा पंचायत दे विच भी कोई किसी का विलेज का फंडामेंटल राइट्स नूं वायलेट करे तो वो अगेंस्ट की है कोर्ट के केस होएगा। कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई पब्लिक सैक्टर्स है, इन्होंने विचों कोई भी अगर फंडामेंटल राइट नूं वायलेट करेगा नो दे अगेंस्ट की है कोर्ट के केस होएगा। इसलिए प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है कि स्टेट एक्चुअल दे एग्जैक्ट के कौन कौन है, मतलब किन्ना दे अगेंस्ट की है सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के केस हो सकता है फंडामेंटल राइट का वायलेशन के लिए। हुण ये तो है आर्टिकल 12। तो ये जो UPSC के तुहाडे विचों प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने लिए हुण एक बहुत ही मेन पॉइंट है, क्वेश्चन ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट है जो कि वो या फिर कोई भी कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, की वो स्टेट के अंडर आते हैं। कि आप ये तो देख लें कि गवर्नमेंट आती है, प्राइवेट सैक्टर्स आते हैं, ONGCs आती है, लोक सभा आते हैं, इस स्टेट के अंडर आते हैं, पर कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट स्टेट के अंडर आते हैं। तो ये दो पार्ट है कि जदों तक कोई कोर्ट अगर वो जस्टिस प्रोवाइड कर रही है, मतलब जस्टिस के नाल रिलेटेड कोई डिसीजन ले रही है कोई कोर्ट, तो उदों उन्होंने स्टेट नहीं मन्निया जाएगा, राइट। और अगर वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है, मतलब अपना नॉर्मल रूटीन कर रही है कोई कोर्ट, तो उदों उन्होंने स्टेट मन्निया जाएगा। आई होप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, अगर तो वो जस्टिस के नाल रिलेटेड कोई काम कर रही है तो उन्होंने स्टेट नहीं मन्निया जाएगा उस टाइम दे विच। लेकिन अगर कोई अपना एडमिनिस्ट्रेटिव तो वर्क कर रही है, एक नॉर्मल जो कोर्ट के प्रोसीजर्स होंगे हैं, नॉर्मल कोर्ट के वांगू वर्क कर रही है, तो उन्होंने स्टेट की है मन्निया जाएगा। तो ये सारा कुछ ही की है आर्टिकल 12 के विच मैंशन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट याद रखियो। एक क्वेश्चन आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट के अंडर इंक्लूड होंगी है कि नहीं। तो अगर वो जस्टिस प्रोवाइड कर रही है तो दोनों स्टेट नहीं मन्निया जाता है, पर अगर नॉर्मल वर्क कर रही है, अपना नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है, तो उन्होंने स्टेट मन्निया जाता है। नैक्सट अपना है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 की कहता है, आर्टिकल 13 डेफिनेशन दिंदा है लॉ की। आर्टिकल 13 है जो वो डेफिनेशन दिंदा है लॉ की। डेफिनेशन किद्दां दिंदा है लॉ की, मतलब है इहदा जो आर्टिकल 13 है कि डेफिनेशन किद्दां दिंदा है लॉ की। ये कहता कि वो कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट नूं वायलेट कर रहा है वो की है इनवैलिड होएगा, क्योंकि ये जो 12 to 35 है ये सारे की है फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आते हैं, पार्ट 3 के अंदर ही आते हैं। इसलिए 12 और 13 भी की है फंडामेंटल राइट नाल थोड़ा रिलेटेड है, बेसिक बनाता है, बेस बनाता फंडामेंटल राइट का। 12 दिंदा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 दिंदा है डेफिनेशन ऑफ लॉ। डेफिनेशन ऑफ लॉ का मतलब कि कोई भी लॉ जो किसी भी गवर्नमेंट द्वारा या पार्लीमेंट द्वारा पास किया गया है और अगर वो फंडामेंटल राइट नूं वायलेट करता है तो वो की है इनवैलिड होएगा। तो ये चीज़ दसता है आर्टिकल 13, मतलब यही डेफिनेशन दिंदा है लॉ दी आर्टिकल 13। आई होप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। हुण स्टार्ट होंदा अपना अज दा मेन पॉइंट आर्टिकल 14। अपने जो फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है वो पहला की है 7 फंडामेंटल राइट्स सीगे, 7 फंडामेंटल राइट सीगे। लेकिन इन्हां विचों एक जो कि प्रॉपर्टी का राइट सीगा, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 दे विच आउंदा सी, उहनूं की है अबॉलिश कर दिता गया सी। अब तो हुण प्रेजेंट दे विच की है फंडामेंटल राइट 6 ने। डायरैक्टली MCQ क्वेश्चन आ जाएगा कि फंडामेंटल राइट किन्ने हैं, तो फंडामेंटल राइट की है 6 ने, पहला की है 7 सीगे। तो एक फंडामेंटल राइट जो कि सी आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी, उन्होंने की है 44th अमेंडमेंट के नाल 1978 के विच हटा दिता गया से। उन्होंने प्रेजेंट के विच की है एक लीगल राइट 300A आर्टिकल के अंदर पार्ट 12 के अंदर उन्होंने मैंशन है। आगे आप फर्दर की है उन्होंने भी मैं तुहानूं डिटेल के विच एक्सप्लेन करूँगी, बट प्रेजेंट के विच हुण यही नोट डाउन कर लो कि फंडामेंटल राइट की है 6 ने। आर्टिकल 12 की दिंदा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 की दिंदा है डेफिनेशन ऑफ लॉ। हुण अपना जो है 6 फंडामेंटल राइट्स है, ये 6 किहड़े ने। जो फर्स्ट वन है, जो फर्स्ट अपना फंडामेंटल राइट दे विचों 6 फंडामेंटल राइट मैं तुहानूं गए उहदे विच फर्स्ट लिखो राइट टू इक्वैलिटी। राइट टू इक्वैलिटी फर्स्ट लिखो, राइट टू इक्वैलिटी, नोट्स नाल दी नाल बना लिया करो। राइट टू इक्वैलिटी, राइट टू इक्वैलिटी दे विच आर्टिकल होंदे 14 तो लेके 18। 6 फंडामेंटल राइट है, उन्हां विचों फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वैलिटी, जिहदे विच आर्टिकल्स कवर होंदे हैं 14 to 18। तो ये 14 to 18 जो आर्टिकल राइट टू इक्वैलिटी दे नाल डील करदा है वो आपां हुण डिस्कस करांगे।
तो आर्टिकल 14 की कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि द इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज़ गारंटीड टू ऑल विदाउट रिगार्ड टू रेस, कलर और नैशनैलिटी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲॉ, राइट, एक लाइन लिखो इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरी लाइन लिखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट PCS या UPSC की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 पॉइंट्स है, एक तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, सेकेंड पॉइंट लिखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन्होंने दोनों के विच डिफरेंस की है, पहला तो यही लिखो कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये की है ब्रिटिश तो आया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया गया, और दूसरा है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये की है USA के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया। नेक्स्ट पॉइंट तो यही लिख लो, द इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो है वो ब्रिटेन चो लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया गया है, और सेकेंड है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वो की है USA के विच लिया गया है, और ये दोनों ही की है आर्टिकल 14 के अंदर मैंशन है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मतलब की है, जो फर्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, थोड़ा ध्यान ना समझने की कोशिश करो, नोट डाउन करने की लोड़ नहीं है, बिकॉज MCQs क्वेश्चन थोड़ा की है बेसिक फॉर्म के होंगे, तो तुम्हें पहला बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही तुम राइट आंसर कर सकते हो। तो फर्स्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया गया है, ये थोड़ा एक नैगेटिव सेंस के नाल लिया जाता है। नैगेटिव क्यों मन्निया जाता है? फॉर एग्जाम्पल है एक 25 ईयर्स ओल्ड का बंदा सीगा, एडल्ट सीगा, उन्हें की है जान बुझ के किसी ने गोली मारी और उसका मर्डर किया, राइट, एक ये एग्जाम्पल है। एक तुसी लो एक 5 साल का बच्चा सीगा, उन्हें गन नू ओरिजिनल गन नू की एज अ टॉय गन समझा, खिलौना समझा 5 साल के बच्चे ने, और उन्हें खिलौना समझ के की है उन्होंने चलाता और वो की है किसी की डेथ हो गई, राइट। ये एग्जाम्पल हूँ तुम नोट डाउन की, एक एडल्ट बंदा सी उन्हें जान बुझ के किसी का मर्डर किया, और एक 5 साल का बच्चा सीगा जितों कि गलती के नाल किसी का मर्डर होया। तो हुण इक्वलिटी बिफोर लॉ दे विच की है वो दोनों सेम पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि सारिਆਂ की है इक्वलिटी है ये किसी भी रेस, कलर, नैशनैलिटी के उपर किसी के उपर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वो दोनों 5 साल के बच्चे और 25 साल के बंदे की है मर्डर के लिए सेम सज़ा दी जाएगी इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर, ठीक है। ये है इक्वलिटी बिफोर लॉ। नैक्सट जो सेकेंड पॉइंट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि USA तो लिया गया। हम ये की है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के जो दोनों केस आएंगे, मतलब एक 25 ईयर्स के बंदे ने जो मर्डर किया है और एक जो 5 साल के बच्चे से गलती ना मर्डर होया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की है इन्होंने दोनों केसेस में चंगी तरह समझा जाएगा, मतलब कि देखे जाएंगे कि मर्डर करने का रीजन की सीगा, एम की सीगा, बाय मिसटेक होया है, दोनों की एज की है कि माइनर तो नहीं है, प्रॉपर एडल्ट है कि नहीं है। तो ये सब कुछ देख के दोनों की है अलग अलग पनिशमेंट दी जाएगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दे विच उन्होंने दोनों सेम पनिशमेंट नहीं मिलेगी। उन्होंने बैकग्राउंड देख के, उन्होंने बैकग्राउंड इन द सेंस कि होया कि एग्जैक्ट दे क्राइम ड्यूरिंग सीन दे होया कि बाय मिसटेक होया कि जानबूझ के होया, तो वो सब देख के की है दोनों अलग अलग पनिशमेंट दी जाएगी। तो यह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन्होंने दोनों के डिफरेंस है। आर्टिकल 14 के की है दोनों ही मैंशन है, पर इंडिया ज़्यादातर की है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में मानता है। जो सुप्रीम कोर्ट है पूछा पिछे वाला पूरा केस देखता है कि रीजन किसी मर्डर करने का बाय मिसटेक होया कि जानबूझ के होया या फिर सैल्फ डिफेंस के विच मर्डर होया की सीन सीगा, वो सारा कुछ की है सुप्रीम कोर्ट थोड़ा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मानता है। तो आई होप तुमने दोनों का डिफरेंस पता लग गया होना, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों का ही डिफरेंस अब तो एग्जाम्पल के नाल क्लीयर हो गया होना। तो यह है आर्टिकल 14। नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 की कहता है कि द स्टेट मतलब जो आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन दी हुई है, ये जो स्टेट है वही स्टेट है जो आर्टिकल 12 के अंदर जिसकी डेफिनेशन दी हुई है, पंजाब स्टेट या हरियाणा स्टेट नहीं है। तो की कह रहे हैं आर्टिकल 15 स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली, एक सेकेंड वन देखो, ओनली ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन, ठीक है। आर्टिकल 15 की कहता है जो कि राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 तक के आर्टिकल है, वो 15 जो आर्टिकल है कि किसी भी इंसान के नाल भेदभाव नहीं होएगा, कदों नहीं होएगा, उहदे रिलीजन दे नाल, रिलीजन नूं लैके, उहदी कास्ट नूं लैके, उहदे सैक्स नूं लैके, उहदे प्लेस ऑफ बर्थ नूं लैके, ठीक है। जो मैंशन है ना सिर्फ इन्हां नूं लैके ही भेदभाव नहीं होएगा, जो इन्हां तो इलावा जो पॉइंट्स है उन्हां दे विच भेदभाव हो सकता है, हो के दस सकता है। हम आप ये नाल ही क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाता है कि अगर इक्वलिटी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, तो फिर रिजर्वेशन की है, तो रिजर्वेशन यही है क्योंकि ये मैंशन है ओनली वर्ड मैंशन है कि इक्वालिटी
मतलब भेदभाव कदों नहीं होएगा, रिलीजन के बेसिस ते, कास्ट के बेसिस ते, सैक्स के बेसिस ते, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस ते, ओनली इन्हां चीज़ों के विच ही भेदभाव नहीं होएगा। बाकियां दे विच थोड़ा की है जो पार्लीमेंट चाहे वो कर सकती है, ठीक है। और सैकेंड पॉइंट ये है आर्टिकल 15 का कि जो स्पैशल ट्रीटमेंट दिता जाता है, मतलब स्पैशल नहीं, डिफरेंट ट्रीटमेंट दिता जाता है। डिफरेंट ट्रीटमेंट इन द सेंस जो रिजर्वेशन में आप एज एन डिफरेंट ट्रीटमेंट कंसीडर करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं आती, वो की है भेदभाव नहीं होंदी है, वो एक अलग प्रोसीजर है आर्टिकल 15 ਦੇ इसलिए वर्ड ओनली मैंशन है कि रिलीजन, कास्ट, सैक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, बाकी चीज़ों के हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है अपने फंडामेंटल राइट में वायलेट कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल जो 15 है होता इक्वलिटी का आर्टिकल है। इदा नहीं है, जो रिजर्वेशन है फंडामेंटल राइट में वायलेट नहीं करता है, बिकॉज ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के मैंशन है ओनली वर्ड मैंशन। अगर ये ओनली वर्ड नहीं मैंशन होता फिर आप कह सकते हैं कि रिजर्वेशन की है राइट टू इक्वलिटी की है वायलेट्स करता है, बट इदा नहीं है। नैक्सट आ जाता अपना आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 की कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक इंप्लॉयमेंट। तो इतने भी की है जो रिजर्वेशन वाला है वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाता है, मतलब बहुत लोग क्वेश्चन चक देंगे हैं कि अगर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन पब्लिक इंप्लॉयमेंट तो रिजर्वेशन की है, राइट। ये अपना मेन एम की है एग्जाम में क्लीयर करना, तो एग्जाम के परस्पैक्टिव तो समझो, कोई पर्सनली लैन की लोड़ नहीं है। तो आर्टिकल 16 की है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक इंप्लॉयमेंट, मतलब कि पब्लिक इंप्लॉयमेंट के गवर्नमेंट जॉब्स के सारे अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी। हुण देखो अपने जो फॉर्म सबमिट करना होंगे वो जो फीस है वो भी डिफरेंट होंगी, और एज का क्राइटेरिया, मार्क्स का क्राइटेरिया भी डिफरेंट होंगे है, ठीक है। वो कोई वायलेट नहीं करता फंडामेंटल राइट्स में, बिकॉज अपॉर्चुनिटी की गल हो रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब कि तुहानूं सारिਆਂ फॉर्म फिल करने की अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है ना, चाहे वो क्राइटेरियाज डिफरेंट है, ठीक है, चाहे फीस अलग है, चाहे एज क्राइटेरिया अलग है, चाहे मार्क्स अलग है, वो सब नहीं इंक्लूड कर रहा है। अपॉर्चुनिटी है मतलब फॉर्म फिल करन का जो राइट है वो सारिਆਂ इक्वल मिल रहा है। तो ये भी कोई अपना राइट टू इक्वलिटी जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 कोई वायलेट नहीं करता है, मतलब आर्टिकल जो राइट टू इक्वलिटी है वो कोई जो रिजर्वेशन का प्रोसीजर है वो राइट टू इक्वलिटी में वायलेट नहीं करता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम के आ जाते हैं, बिकॉज आर्टिकल 16 की है सिर्फ अपॉर्चुनिटी मैंशन है, फॉर्म फिल करने की परमिशन तो सारिਆਂ ही है ना, चाहे फीस अलग हो, डिफरेंट क्राइटेरिया, लेकिन अपॉर्चुनिटी सारिਆਂ मिल रही है। तो ये है अपना आर्टिकल 16। नैक्सट है अपना आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बहुत बार एग्जाम के रिपीट होया, ईवन पटवारी के एग्जाम के भी आर्टिकल 17 है वो जो आ चुका है। आर्टिकल 17 की कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत होंगे उन्होंने अबॉलिश करता है, उन्होंने खत्म करता है आर्टिकल 17, बहुत ईजी है। तो आर्टिकल 18 की है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब जो महाराजा, राजा, राइट, वजीर और जो इदा के टाइटल्स होंगे सी, ये वाले की है अबॉलिश्ड है, खत्म है इंडिया के, एक्सैप्ट जो मिलिटरी दे है और एकेडमिक दे जो टाइटल्स है वो ले सकते हैं। मिलिटरी मतलब कैप्टन, मेजर, जो ये सारे टाइटल्स है ये यूज़ कर सकते हैं। एकेडमिक मतलब कोई MBBS करके डॉक्टर बनया है, डॉक्टर है, PhD करके डॉक्टरेट होया है, तो वो वाले एकेडमिक और मिलिटरी टाइटल्स ले सकते हैं। लेकिन इन्हों तो लोग बाकी टाइटल्स है जो जो राजा, महाराजा, प्रिंसेस या प्रिंस जो भी है, ये सारे की है अबॉलिश्ड है, ख़त्म है। ये चीज़ मैंशन है आर्टिकल 18 के अंदर। तो ये सारे सी अपने 14 to 18 आर्टिकल जो है अपनी कॉपी के लिख लो। 14 to 18 आर्टिकल की है राइट टू इक्वलिटी के नाल डील करते हैं, राइट टू इक्वलिटी के नाल आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 18, जो कि अपने फंडामेंटल राइट्स के विचों एक राइट है अपना, राइट। तो ये सीगा अपना सेकेंड पार्ट। तो अपना नैक्सट पार्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के नाल जो डील करते हो आर्टिकल 19 to 22, ठीक है। 19 to 22 आर्टिकल्स है जो राइट टू फ्रीडम के नाल डील करते हैं। अज आप सिर्फ 19 ही देखेंगे, जो बाकी के आर्टिकल्स है 20, 21 अपने नैक्सट लैक्चर के देख लेंगे आप, ठीक है। सैकेंड पॉइंट लिखो फंडामेंटल राइट, एक तो आप देखा राइट टू इक्वलिटी, सैकेंड आर्टिकल लिखो राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के किन्ने राइट आर्टिकल्स हैं 19 to लेके 22। तो आर्टिकल 19 सब तो पहले देख लेंगे। जो 19 है वो आपको की है फर्दर 6 तरह के फंडामेंटल फ्रीडम्स दिंदा है। 6 अपने को फंडामेंटल राइट्स भी 6 है और अपने को फंडामेंटल फ्रीडम्स भी की है 6 है। डिफरेंस है फंडामेंटल फ्रीडम्स और फंडामेंटल राइट्स ना। राइट टू फ्रीडम है 19 to लेके 22 और फंडामेंटल फ्रीडम्स भी की है अपनी 6 है। और केड़ी अपने को फ्रीडम्स है फंडामेंटल केड़ी फ्रीडम्स है, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन मतलब आप कुछ भी स्टेज पर जाके कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीच एक्सप्रैस कर सकते हैं। ये अपना कि इंटरनेट भी इंक्लूड होंगे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो है वो भी आप कुछ भी की है पोस्ट नाल एक्सप्रैस कर सकते हैं।
किसी पेंटिंग के नाल अपने अपने व्यूज़ आप एक्सप्रैस कर सकते हैं, अपना फंडामेंटल फ्रीडम है अपनी, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर आती है। सैकेंड है फ्रीडम ऑफ असैंबली। असैंबली मतलब जिदा गुरुद्वारे में भी सारे असैंबल होंगे हैं ना, संगत जो होंगी एक असैंबली ही कंसीडर की जाती है, तो की है फंडामेंटल फ्रीडम है, असैंबल हो सकते हैं आप। जो अपना नैक्सट है वो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसीएशनस, मतलब एसोसीएशनस जो ग्रुप्स बनते हैं वो भी बन सकते हैं आप, फ्रीडम है आपू, फंडामेंटल फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 19 के मैंशन है। फोर्थ है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब जो मन करे आप किते भी जा सकते हैं, लेकिन ये एक्सैप्शन है करफ्यू। करफ्यू हम प्रेजेंट भी लग्या होया। करफ्यू है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का एक एक्सैप्शन है करफ्यू। करफ्यू की है, करफ्यू की राइट दिंदा है गवर्नमेंट को, जब गवर्नमेंट है उन्होंने की रीजनेबल ग्राउंड ते की है वो करफ्यू ला सकती है, मतलब जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उन्होंने की है रोक सकती है कोई भी गवर्नमेंट रीजनेबल ग्राउंड के उपर, कि प्रेजेंट के जिदा वायरस के करके करफ्यू लग्या गया तो वो कोई अपने फंडामेंटल फ्रीडम का वायलेशन नहीं हो रहा, वो ऑलरेडी अपने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो मैंशन है कि गवर्नमेंट की है रीजनेबल ग्राउंड के करफ्यू ला सकती है, मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बंद कर सकती है कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट कुछ ग्राउंड्स के उपर। नैक्सट अपना फिफ्थ फ्रीडम है, फंडामेंटल फ्रीडम है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सैटल। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सैटल मतलब किसी भी जाके आप की है सैटल हो सकते हैं, बट सेम रीजनेबल ग्राउंड के उपर की है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ला सकती है किसी बंदे का, मतलब कोई क्रिमिनल है कितने जाके सैटल हो गया तो ਉਹਦਾ इस राइट ਨੂੰ की है गवर्नमेंट अबॉलिश कर सकती है उस टाइम के लिए, रीजनेबल ग्राउंड पर की है रिस्ट्रिक्शनस ने। नैक्सट अपना फ्रीडम ऑफ प्रोफैशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। फ्रीडम ऑफ प्रोफैशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस मतलब आपको की है कोई भी प्रोफैशन चूज करने की फ्रीडम है, लेकिन ये अंदर भी एक एक्सैप्शन है। एक्सैप्शन की है आर्टिकल 23 और 24, जो आप अगे फर्दर डिस्कस करांगे। आर्टिकल 23 एंड 24 की है एक्सैप्शन है अपना जो फ्रीडम फंडामेंटल फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ प्रोफैशन ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, ये एक एक्सैप्शन है 23 एंड 24 आर्टिकल, जो कहता है कि आप कोई भी प्रोफैशन कर सकते हैं लेकिन वो इलीगल और इमोरल नहीं होना चाहिए, मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होंगी है जो, या फिर बच्चों का जो इंप्लॉयमेंट किया जाता है फैक्ट्रीज जो बच्चों ने इंप्लॉयड किया जाता है, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होंगे जो इलीगल काम है इमोरल काम है राइट, वो वाले नहीं आप कर सकते, बाकी जो भी लीगल प्रोफैशन है वो आप लै सकते हैं। तो ये सीगा अपने राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल 9 जिहदे की 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स प्रेजेंट है। तो अज के लिए बस इन्ना ही। अज आप की है फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया है, जिहदे आप आर्टिकल 12 और 13 डिस्कस किया है, और राइट टू इक्वैलिटी 14 टू लैके 18 आर्टिकल डिस्कस किए हैं। नैक्सट आप राइट टू फ्रीडम जिहदे 19 टू 22 आर्टिकल्स है, उन्होंने एक 19 आर्टिकल ही डिस्कस किया है। कल आप की है पूरा 22 टू लैके 35 के जिन्ने भी आर्टिकल्स है कल आप डिटेल डिस्कस कर लेंगे। तो अज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं की है चंगी तरह समझ आ गया होना। कोई डाउट होए तो मैनूं कमेंट कर सकते हो, मैं नैक्सट लैक्चर की है क्लीयर कर दूँगी तुहाडा। और जो सिटीजनशिप के नाल जो तुहाडा डाउट सीगा आई होप वो भी तुहाडा क्लीयर हो गया होना है। अगर नहीं क्लीयर होया तो मैंने दोबारा कमेंट कर दो, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी। सो आज के लिए बस इन्ना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।